वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गई। सलाहुद्दीन अयूबी इंतजामी कामों और नई फौज तैयार करने में मसरूफ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त न निकाल सका। अली बिन सुफियान ने उसे नाजी के मुतालिक जो रिपोर्ट दी उससे वो परेशान हो गया। उसने अली से कहा, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स सलीबियों से ज्यादा खतरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की इमारत आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तकरीबकारी की तफसील सुनाई कि उसने किस तरह किस किस बड़े आदमी को अपने हाथ में लिया और इंतजामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सूडानी सिपाह का वो सालार है वो हमारी बजाय उसकी वफादार है। क्या आप इसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच नहीं सकता, सलाहुद्दीन अयूबी ने जवाब दिया। इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपाह भर्ती की जा रही है उसे मैं सूडानी मुहाफिजों में गडमट कर दूंगा। फिर ये फौज सूडानी होगी न मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज्ब हो जाएगी। नाजी को मैं उसके सही ठिकाने पर ले आऊंगा और मैं ये भी वसूख से कह सकता हूँ कि उसने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज पर लाकर इस्लाम को वसअत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाब को दीवाने का ख्वाब बना रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो? ये मुझ पर छोड़ें, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया। मैं जो कुछ करूंगा वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। आप मुतमईन रहें, मैंने उसके गिर्द जासूसों की ऐसी दीवार चुन दी है जिसमें आंखें भी हैं, कान भी हैं और ये दीवार मुतहर्रिक है। यूं समझ लें कि मैंने उसे अपने जासूसी के किले में कैद कर लिया है। सलाहुद्दीन अयूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर एतमाद था कि उससे उसकी दरपर्दा कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली ने उससे पूछा, मालूम हुआ है कि वो आपको जश्न पर मदऊ कर रहा है। अगर ये बात सही है तो उसकी दावत उस वक्त कबूल कीजिएगा जब मैं आपको बताऊंगा। अयूबी उठा और हाथ पीठ पीछे रखकर टहलने लगा। उसकी आह निकल गई। वो रुक गया और बोला, अली बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी से क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए? कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद खुश नसीब हैं जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा होती है और जिनका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मजे से जीते और अपनी आई पर मर जाते हैं। वो बदनसीब है मेरे मोहतरम, अली ने कहा। हाँ बिन सुफियान, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैं जब उन्हें खुश नसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कौन मेरे काम में कह देता है जो तुमने कही, मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का धारा इस मोड़ पर न बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों और सहराओं में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के आलाकार बनते जा रहे हैं। मुझे ये डर भी महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाकार रहेंगे। वो इसी पे खुश रहेंगे कि जिंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ गया है। वो खामोश हो गया, सर झुकाकर टहलने लगा, फिर रुक गया और सर को झटक कर अली बिन सुफियान को देखा। कहने लगा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना महाल होता है। अगर हमारी खिलाफत और अमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमला करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, उसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना अज़म पूरा ना कर सकूं, मैं शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा ना करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआहिदा ना करना। आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अज़म से मायूस हो गए हैं, अली बिन सुफियान ने कहा। मायूस नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, जज्बाती। अली, मेरा एक हुक्म मुतअल्लिका शोबे तक पहुंचा दो, भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम अपने लिए ज़हन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शबखून भी मारे। ये जांबाजों का दस्ता होगा। उन्हें खसूसी तरबियत दो। उनमें ये सिफात पैदा करो कि ऊंट की तरह ज्यादा से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सके। उनकी नजरें उकाब की तरह तेज हों। उनमें सहराई लोमड़ी की मक्कारी और दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत, दिलेरी और ताकत के मालिक हों। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत ना हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह यख हों। भर्ती तेज करा दो बिन सुफियान, और याद रखो मैं हुजूम का कायल नहीं, मुझे लड़ने वालों की जरूरत है, ख्वाह तादाद थोड़ी हो। उनमें कौमी जज्बा हो और मेरे अज़म को समझते हो। किसी के दिल में ये शुबा ना हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में हज़ार तरबियत याफ्ता सिपाही इमारत मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़कोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अयूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमज़ोर कर सकती है।
ناجی کے ہمراز دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ اس لڑکی کو مصر کے فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغ رساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور اس نے علی کو قتل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان دو ناچنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھیں جو اس کی منظور نظر تھی۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھی جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جانبازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گیری میں بھی طاق تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہ تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ 1 آدھ دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔